नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ है। दीवानी मामलों से जुड़े क्षेत्राधिकार क्या कुछ हैं, और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सीधा सवाल हम तक कर सकते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज हमारा विषय है दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ कि दीवानी मामलों में क्या है क्षेत्राधिकार, और इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान चेतन चांडिली जी आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। आज हम सिविल केसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि लोग ये समझें कि आखिर दीवानी मामलों की श्रेणी क्या है, कौन कौन से मामले इस श्रेणी में आते हैं? देखिए, दिस इज़ अ प्योरली ये जो दीवानी मामले जिनको इंग्लिश में बोला जाता है सिविल नेचर के होते हैं। सिविल नेचर में पीनल एक्शन बहुत कम होता है। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ आर दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं अपने लॉ के। तो इसमें सिविल मैटर जो कि ज़मीन से रिलेटेड मामले होते हैं और भी हैं, उससे संबंधित होते हैं जी। और जुरिडिक्शन की बात सिविल में जो डिफाइन की गई है वो दूसरी है और क्रिमिनल में दूसरी होती है। एक भ्रांति कहीं ना कहीं लोगों के जहन में होती है कि दीवानी और फौजदारी मामले क्या एक श्रेणी में आते हैं या इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है? जी नहीं, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। दीवानी मतलब सिविल जुरिडिक्शन जो डिपेंड करता है आपके रेजिडेंशियल अकोमोडेशन या आप जहां रह रहे हैं या संबंधित प्लेंटिफ या रिस्पोंडेंट, उन पे डिपेंड करता है जुरिडिक्शन क्या है। क्रिमिनल में ऑफेंस रिलेटेड जहां होता है, जहां घटना होती है जी। किस जगह किस समय कहां घटना घटित हुई है, भले वो संबंधित आदमी उस जगह हो ना हो, लेकिन घटना ऑफेंस रिलेटेड इशू जिस जगह पर है जुरिडिक्शन उससे डिफाइन होता है। क्लियर है एकदम मामला। सेक्शन 20 ऑफ द सीपीसी डिफाइन करता है कि दीवानी मामले का क्या क्षेत्रफल होगा। दो चीजें होती हैं, एक एरिया, दूसरा अमाउंट। उसके हिसाब से अदालत, जैसे दिल्ली में आप देख लें 20 लाख से अब 2 करोड़ कर दिया है, जो कि हाई कोर्ट टेक ओवर करेगा। उसके नीचे के मामले लोअर कोर्ट देखेंगे। जी, दैट इज इट। चलिए, बिल्कुल दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर मिर्ज़ापुर से सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार सर। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। मेरे गांव पे जो मेरी सुनील जी जरा तेज बोलिएगा। जी मेरा बहुत छोटा सा सवाल है साहब कि मेरे गांव पे जो मेरी पुश्तैनी जमीन है तो आपसी समझौते के कारण क्या हुआ, रोड के परपेंडिकुलर न बट के रोड के पैरेलल बांट दिया गया। ठीक है, जब इसके लिए साहब मैंने एसडीएम के यहाँ सूट फाइल किया, तहसील दिवस में ढेर सारी एप्लीकेशन डाली, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा एक्चुअली मैं रोड के पैरेलल दूसरे भाग में हूँ, मतलब मैं रोड से कनेक्ट नहीं हूँ और दूसरे की जमीन में से आना जाना पड़ रहा है, तो मुझे आने जाने नहीं दिया जाता। ठीक है सुनील जी, आप अगर एसडीएम साहब के सामने कोई मामला उनके पक्ष पे उनके सामने ला रहे हैं और आपका पक्ष या विपक्ष के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता, तो इस पे आप उच्च अधिकारियों को लिख सकते हैं, या तो उनसे आरटीआई मीन्स सूचना के अधिकार में अपना मांग सकते हैं कि आपने जो अपना पक्ष रखा है उस पे क्या किया गया, ये वो बताने के लिए बाध्य हैं कानूनन भी। जैसा आपने कहा कि इसके अलावा
अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती, आपने कहा कि आप they वरिष्ठ can he अधिकारियों से can very संपर्क well कीजिए। approach the higher authority। एसडीएम साहब के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उन ऑर्डर को सीधा ले जाकर वो बताया जा सकता है कि हमारे साथ ये हमने अपने संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था या कंप्लेंट डाली थी जिसका निस्तारण नहीं हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं सुनील जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। और जो चेतन शांडिल्य जी ने आपको उपाय बताया, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं। जेठाराम अगले दर्शक राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेठाराम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हमने जो रेडियो बात बनाई थी। जेठाराम जी, सवाल कीजिए। सर रेडियो बात बनाए थे, साहब पैसे लिए इधर 2 रुपए लिए चले। जेठाराम जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। आपकी जो भी समस्या है, आप उससे संबंधित दस्तावेज अगर हम तक पहुंचाते हैं तो उसका निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं, इसका जवाब हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप हमारे एड्रेस पर जो लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना जो भी आपका सवाल है उससे संबंधित दस्तावेज आप हम तक पहुंचाइए। उसके बाद आपको निश्चित तौर पर कानूनी सहायता हम ज़रूर पहुंचाएंगे। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, एक और दर्शक हमारे साथ बलिया से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार अच्छा सर, एक हमारा ये सवाल है, जैसे हमारे दादाजी, जी। हेलो, हमारे दादाजी 2 भाई थे हम्म, और उनके पिताजी ने एक और किसी को जैसे लाए थे अपने घर काम वाम करने के लिए। जी। तो उनके एक भाई जो है ना, हम्म, वो 2 हिस्से जमीन का ले लिए हम्म, और हमारे दादाजी को तीसरा हिस्सा मिला हुआ है। मतलब वो बता रहे हैं कि पिताजी इनको लिख के गए हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम्म। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? काफी टाइम से हमारा चल रहा है मुकदमा दीवानी का। ठीक है चेतन जी। देखिए, लिख कर गए हैं, क्या लिख कर गए हैं, वो साक्ष्य प्रस्तुत होना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी विल लिखी है अपने जीवन काल में तो विल सामने आनी चाहिए। उस विल की देखना चाहिए, रजिस्टर्ड है, प्रोबेटेड है, क्या उसका असर है अभी, उस हिसाब से देखा जाता है। ऐसे अगर कोई बात कहता है कि ऐसा हुआ है जिसकी जानकारी लिखित में नहीं हो उनके जाने के बाद, तो इसकी कोई कानूनन इस प्रक्रिया पे कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे आप दादाजी की बता रहे हैं तो इसमें सूट फाइल करना पड़ेगा 197 का, जिसमें आप अपना पक्ष रखते हुए ये बता सकते हैं और अपना हिस्सा काबिज हैं और नहीं भी हैं तब भी ले सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं प्रकाश जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। और जो उपाय चेतन शांडिल्य जी ने बताया आप वो करिए, निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता मिलेगी। एक और दर्शक मध्य प्रदेश के जबलपुर से हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल कीजिए। हमको जानकारी चाहिए सर। एक हमारे पास सर फोन आया था जी। दिल्ली से, थाने से। जी। उसमें ये बताया कि आपके ऊपर मंटू सिंह ने आपके ऊपर कंप्लेन केस किया है कोर्ट के माध्यम से। मेरे पास आप लोग आ जाइए 4-5 दिन के अंदर में जबलपुर। जी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था ये कि आप सर देखिए, मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ, आप हमको एक उचित समय सीमा में बुलाइए, मैं आ करके ईमानदारी पूर्वक आपके समक्ष अपना बात रखूंगा। लेकिन मैं कमिश्नर को भी लिखा कि हम सर उचित समय सीमा दिया जाए, लेकिन उन लोगों ने दिया नहीं। और 1.5 साल बाद पता चला कि हमारे ऊपर 406 और 4 का मुकदमा लागू हो गया है। 1.5 साल बाद मालूम हुआ। हमको उन लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया पूछताछ के। जी, ठीक है चेतन शांडिल्य। देखिए, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर किया है, अगर आपको इन राइटिंग 41D में कोई भी नोटिस नहीं दी गई है, CRPC 41D में, और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है, तो वो एकदम कार्रवाई गलत है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट भी है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसको आप पढ़कर देख सकते हैं। इसमें समय सीमा निर्धारित की गई है और
इसमें पुलिस अफसरों को बताया गया है कि अगर कोई भी संबंधित अपराध जो कि 7 साल से कम है, उसमें पुलिस वालों को लिखित में आपको सूचना देनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं दिया गया तो आप अपने इस पे कोर्ट में आकर बता सकते हैं और अपना अरेस्ट करा सकते हैं। और दिल्ली में है तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल, कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल देगा अपना पक्ष बताने पर। बगैर पक्ष बताए आपके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं योगेंद्र जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब ज़रूर आप तक पहुंचा होगा, और जो उपाय आपको चेतन शांडिल्य जी की तरफ से बताया गया आप वो ज़रूर कीजिए, उससे आपको कानूनी सहायता निश्चित तौर पर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार इसीलिए अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई उपाय अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, और फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। साथ ही आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ है, यानी सिविल केसेस क्या कुछ होते हैं, इस पर भी अगर कोई सवाल आपका है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चेतन जी, आपने बता तो दिया कि दीवानी मामलों की श्रेणी क्या है, लेकिन इस तरह के केसों को शुरू कैसे किया जा सकता है, इनका आरंभ किस तरीके से होता है? देखिए, आरंभ तो डिपेंड करता है कि आपका मोटिव ऑफ लिटिगेशन क्या है, इश्यूज क्या हैं। ज़मीन से संबंधित, पैसे के मामले से संबंधित, उसमें देखना पड़ता है कि इनिशिएट करने के लिए सबसे पहला जो क्रक्स होता है वो नोटिस का होता है। यू हैव टू गेट अ नोटिस इशूड बाय अ लॉयर, जो ये आपका ग्रीवेंस है, अगर उसका जवाब नहीं आता, बेस्ड ऑन दैट फिर आप एक सूट फाइल करते हैं, या सूट डायरेक्ट, कुछ सूट ऐसे लैंड सूट्स होते हैं जो आप डायरेक्ट भी फाइल कर सकते हैं। सो मैंडेट इसमें आपके इश्यूज पे डिपेंड है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या अराइज कर रहा है। जी, केस की सुनवाई किस किस प्रकार से होगी? केस की सुनवाई तो रेगुलर सिविल कोर्ट्स में करते हैं। इसमें जजेस सिविल डिवीजन के होते हैं, वो देखते हैं, जजेस जूनियर डिवीजन एंड सीनियर डिवीजन, उनको मैटर एलोकेट होता है, आप केस फाइल करते हैं। उसके बाद पहले तो जुरिडिक्शन एरिया की देखी जाती है, फिर अमाउंट की देखी जाती है, उसी हिसाब से आप फाइल कर सकते हैं। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, दीज आर द टू थिंग्स जिस पे डिवाइड किया जाता है चीजों को। चलिए, एक और दर्शक गुजरात से अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कर सकते हैं। अहमद जी, आवाज मिल पा रही है? चले, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन एक और दर्शक आशीष मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। जी। जैसे दादाजी के नाम पे जमीन थी, खानदानी भूमि, खानदानी भूमि थी, जिसमें एक भाई है और 6 बहन है, और सन दादा 2000 सन में खत्म हुए, तो क्या उनको बराबर का हिस्सा मिलेगा क्या? जी हाँ, सारे भाई बहनों का बराबर का हिस्सा होगा। इसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट 2005 में जितना मूल अधिकार लड़कों का है उतना ही लड़कियों का है। ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही इक्वली डिवाइड की जाएगी सारे भाई बहनों में। और सर, जैसे तहसील में वो हो गया है, 3 ने ली है, 3 ने नहीं ली है, 3 ने अपने को सहमति लिख के दी है। रिलिंक्विश डीड अगर वो लिख कर देते हैं, अपना अधिकार छोड़ना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो अपना अधिकार छोड़ेगा वो सब में जो अपना अधिकार या तो किसी को दे सकता है या छोड़ सकता है, जो कि सब में डिवाइड होगा इक्वली। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आशीष, जो आपका सवाल था उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपना सवाल सीधा हमसे कर रहे हैं। एक इसी से जुड़ा सवाल चेतन जी और है, जैसा आपने कहा कि अब कानून इस तरह का हो चुका है कि बराबर का अधिकार। जी, मैं ये आपके बोलने से पहले इस बात का जवाब देना चाह रहा था, लेकिन आप जो बोलना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। संबंधित आप जो शायद क्वेश्चन जो पुटअप करने वाले हैं वो इक्वलेंट राइट ऑफ द गर्ल्स एज वेल एज द बॉयज। देखिए, 2005 में इंडियन सक्सेशन एक्ट में इक्वल राइट दिया गया है लड़के और लड़कियों को, दोनों को। पहले पुत्रों को पुत्र का अधिकार था, पुत्रों का अधिकार होने के बाद ये देखा गया कि बहुत से लड़कियां जिनकी शादी हो जाती हैं या नहीं भी होती हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। वो अपने पिता या परदादा या जिनकी भी प्रॉपर्टी है उसमें उनका सामान्य रूप से अधिकार नहीं आता है, जो कि 2005 के बाद उसको पूर्णता अधिकार, इक्वल राइट्स हैव बीन गिवन टू द गर्ल्स आल्सो।
चलिए एक और कॉलर पंजाब के जालंधर से लखवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर जी बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल कीजिए अपना। सर जी मेरे फादर साहब भी ना डेथ हो गई थी इंग्लैंड के। जी लखवीर जी सवाल कीजिए। सर जी मेरा ना फादर साहब इंग्लैंड से डेथ हो गई थी। हेलो, डेथ कहाँ हो गई थी? इंग्लैंड में हो गई थी। इंग्लैंड में, हाँ जी बताइए। हाँ जी, उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी इंग्लैंड में। उन्होंने ना अपने मेरे घर वाले उन्हें रल मिल के ना मेरी जल्दी पावर कर दी। इंडिया तो बना के इंग्लैंड के चला देते। जी आपको देखिए, आपका इंटरनेशनल मैटर, आपकी इंग्लैंड में पावर ऑफ अटॉर्नी या जमीन वहां पर है, आपको इस संबंध में कागज भेजने पड़ेंगे। कागज देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि संबंधित क्षेत्राधिकार आपका कहाँ का होगा। संभवतः जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूं, द जुरिडिक्शन ऑफ योर क्वेश्चन लाइज इन इंग्लैंड, यूरोपियन लॉ से गवर्न होगा, इंडिया से इसका कोई मतलब नहीं होगा। चलिए बिल्कुल लखवीर जी, और आपसे हम इस बात को लेकर अपील भी करते हैं कि आपका जो भी केस है उससे संबंधित दस्तावेज अगर आप भेजेंगे हम तभी तक पहुंचा दें, तभी बताना सही होगा। उसके बाद फिर क्या कुछ बेहतर कानूनी उपाय हो सकता है, ये हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। छत्तीसगढ़ से एक और दर्शक दौलत राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौलत राम जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा ये जो खानदानी ये था सर, पिताजी के नाम पे जो जमीन था जी, उसमें बंटवारा हो गया है, और मैं हूँ जो भाई के नाम पे बंटवारा पाया हूँ बंटवारा में, जबकि पिताजी द्वारा ही खरीदा गया था। हाँ सर, और उसमें भाई अब मेरे करने मना काम कर रहा है सर। 2-3-4 हो गए मेरे घुमा रहा है। जी क्या उपाय जी, क्या बोल रहे हैं आप? पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति से जुड़ा हुआ मसला है। पिताजी की जमीन है, हाँ जी, उसमें 4 भाई हैं सर, हम लोग चारों भाई में बंटवारा हो गया है उसका। हाँ। और उसी में से पिताजी द्वारा लिया गया था जमीन, जो भाई के नाम से कर दिया गया है उसको। ये आप लोग का बंटवारा में मेरे को दिया था। एक सेकेंड, आप एक बाद अब पूरा मेरे नाम में करने में वो घुमा रहा है सर मेरे को। ठीक है, आपको मारा, आपके ऊपर हमला किया गया, आप ये बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, हमला नहीं किया गया सर। मेरा जो भाई के नाम का जो जमीन है उसको मेरे द्वारा में भाई लोग हड़पना चाह रहे हैं, मेरे नाम में करने में वो घुमा रहा है सर मेरे को 4 साल। अच्छा, वो आपका जो आधिकारिक, जो आप लोग के बीच में बंटवारा हुआ है, कोर्ट से हुआ है या फैमिली सेटलमेंट है? नहीं सर, गांव में हुआ था उसका। फैमिली सेटलमेंट है। मेरी बात को आप सुने। हुआ है। ठीक है दौलत राम जी, आप क्या कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं, आप सुन लीजिए। इस संबंध में अगर वो कोई भी आपके किसी भी भाई में ये मतभेद हो रहा है कि वो फैमिली सेटलमेंट को नहीं मानना चाह रहे, तो आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं अपने बंटवारे के लिए। सिविल सूट फाइल होगा जिसमें आपको अपना आधिकारिक पूरा अधिकार मिलेगा और जितना आपका हिस्सा वो मिलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं दौलत राम जी आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। फिलहाल हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं, किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन। और इसके अलावा जो आज हमारा विषय है सिविल केसेस से जुड़ा हुआ, इससे संबंधित भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हम आज सिविल मुकदमों को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, क्या कुछ कानूनी कार्रवाई इस तरह के केसेस में होती है और कैसे प्रक्रिया का पालन करना होता है, कथन यानी कि बयानों की भी बात आ जाती है। चेतन शानली जी, सिविल केसेस में बयानों की किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका है और कैसे बयान दर्ज कराया जाता है? देखिए, बयान को तो इसमें इश्यूज फ्रेम होते हैं, उसके बाद आप देखिए ये पूरा कोर्ट मैटर जैसा आपका ट्रायल चलता है, इट्स अ कंप्लीट ट्रायल। सिविल में भी ट्रायल है आपका, जो कि ट्रायल फेस करना पड़ता है। इसमें आप पूरा स्टेटमेंट, WS, ये एक प्रोसेस है पूरा, तो इसको पूरा देखा जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि बयान किसके क्या गवाह आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, तो इसको मोबिलाइज, ये पूरा ट्रायल मैटर है। सिविल इज ऑल्सो अ ट्रायल, जैसे आपका क्रिमिनल का ट्रायल होता है, इसमें सिविल में भी ट्रायल होता है। चलिए सर, अब कार्यक्रम के समापन का भी वक्त है। एक फाइनल कमेंट भी आपसे जरूर चाहूंगा, बताएं डिपोजिशन का समय और तरीका क्या होता है इस तरह के केसेस में? डिपोजिशन, देखिए द क्वेश्चन इज कि हाउ आर यू डिपोजिंग। आपका पहले प्रश्न से संबंधित
रिलेटेड प्रश्न है कि आप कोर्ट के सामने जाकर क्या क्या चीजें बताते हैं और उस संबंध में आपके बताने के साथ साथ उन तथ्यों से जुड़े हुए दस्तावेज आप क्या देते हैं। दिस इज द कंप्लीट जिस्ट ऑफ इट। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चेतन शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल कानून हर समस्या के सही समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से हम रोज़ाना यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही।